हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ एक नया चैलेंज लेकर आ रहे हैं जो कि है जेआरएफ 2021। अब हमारी सीरीज का टारगेट होने वाला है कि आपका जेआरएफ 2021 क्लियर करवाना ही करवाना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पे बने रहिए और आने वाले वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आपका जो ये सपना है वो जरूर ही पूरा होगा। तो आज का वीडियो जो हम लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं बैंकिंग के ऊपर, जो कि हमारा 7th पेपर कवर करता है नेट और यूजीसी एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following committee was intended to review the working of monetary system in India? monetary system in India को गवर्न करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? देखिए, टाइम टाइम पे डिफरेंट काइंड की हमारे पास कमेटीज जो हैं वो बनती रहती हैं और हमें जो गवर्नमेंट होती है वो उनको डिफरेंट काइंड का टास्क असाइन करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 कमेटी दे रखी हैं: नरसिम्हा कमेटी, टंडन कमेटी, सुखमनी चक्रवर्ती कमेटी एंड दहेजा कमेटी। तो ये 4 हमारे पास क्या हैं, कमेटीज हैं जो कि बताई गई हैं कि मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए कौन सी कमेटी जो है वो फॉर्म्ड हुई थी। तो इसका आंसर रहने वाला है सी, सुखमनी चक्रवर्ती कमेटी। दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1982। ये भी एक मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रही हूं कि ये कमेटी कब फॉर्म हुई थी, 1982। और किसने ये फॉर्म करवाई थी? ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फॉर्म करवाई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे गवर्नर रह रहे थे ऑफ आरबीआई ना। तो उस टाइम पे वो क्या फंक्शनिंग कर रहे थे, गवर्नर ऑफ आरबीआई, और उन्होंने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुखमनी चक्रवर्ती ये कमेटी फॉर्म्ड करी थी। तो सुखमनी चक्रवर्ती कमेटी 1982 में फॉर्म्ड हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको फॉर्म्ड करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ये लिस्ट दे रखी है और हमें मैच करना होगा। क्या दे रखी है लिस्ट में? मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद दोज इन सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। देन तो हमें इसका करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड करना होगा। तो आपके पास ये क्या दे रखी है, एक लिस्ट 1 दे रखी है और सेकंड उसका क्या दे रखा है, लिस्ट 2 दे रखी है, जिसके अंदर फर्स्ट क्या है, बैंक रेट पॉलिसी, क्रेडिट रैशनिंग, वेरिएबल रिजर्व सिस्टम, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारी टर्म्स हमारी बैंकिंग में यूज होती हैं और उनके डिफरेंट क्या हैं, फंक्शंस हैं। वही डिफरेंट फंक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फंक्शन किस कैटेगरी के अंडर आता है। तो फर्स्ट वो बोल रहे हैं बैंक रेट पॉलिसी। तो बैंक रेट जो पॉलिसी होती है उसका मेन जो मोटिव होता है बच्चा, वो आपके पास होता है कि हाँ, डिस्काउंट रेट कैसे अल्टर करने हैं, कितना बढ़ाना है और कितने कम करने हैं, ताकि हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो सही तरह वर्किंग हो। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट देखिए फंक्शन बता रखा है, इन्वॉल्विंग द शॉर्टनिंग ऑफ द करेंसी ऑफ बिल्स एलिजिबल फॉर रीडिस्काउंट। ठीक है, तो इसके 2 वे आउट हैं, या तो आप बैंक रेट पॉलिसी ढूंढ लीजिए। तो हम बैंक रेट पॉलिसी ढूंढ लेते हैं, तो ये तो आंसर नहीं है इसका। इन्वॉल्विंग द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, नो, बैंक रेट में नहीं होता। इन्वॉल्विंग द अल्टरेशन ऑफ डिस्काउंट रेट, डेफिनेटली ये इसका आंसर रहने वाला है, ए जो है वो थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। फिर उसने पूछा गया है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग क्या होती है आपके पास? इसमें देखिए फर्स्ट है इन्वॉल्विंग द शॉर्टनिंग ऑफ द करेंसी ऑफ बिल्स एलिजिबल फॉर रीडिस्काउंट। ठीक है, तो आपके पास यही काम जो है वो कौन करती है?
आपके पास क्रेडिट रेशनिंग। वेरिएबल रिजर्व सिस्टम, इसका क्या आंसर रहेगा? इन्वॉल्विंग द परचेज, नो। इन्वॉल्विंग द वेरिएशन ऑफ द मिनिमम रिजर्व, बिल्कुल जी। वेरिएबल रिजर्व सिस्टम में क्या होता है कि मिनिमम रिजर्व जो उसको कीप करना होता है बैंकिंग को, वो उसको सेट करता है, ठीक है। तो यह आपके पास सी हो जाएगा, तो एक ही बच जाता है डी, वो सेकंड के साथ मैच हो जाएगा। इन्वॉल्विंग द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डन। तो आपके पास फर्स्ट जो है वो बी ऑप्शन होनी चाहिए। ए का आपके पास होना चाहिए, ए किसके साथ हमने मैच करा था जी? 3 के साथ। ए करा था हमने 3 के साथ, ये रहा ए में 3, ये रहा। फिर जो बी था वो हमने सेट करा था 1 के साथ, ये रहा हमारा 1, क्योंकि ये 3 और 1, ऊपर 2 और 1 है ना, ये ऑप्शन नहीं होने वाली, ये 3 और 1। फिर देख लीजिए वेरिएबल रिजर्व सी जो था वो 4 था, यही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन डी जो है वो सेकंड है, तो ये हमारी ऑप्शन निकल कर आ रही है। नेक्स्ट है आपके पास, अगेन हमें मैच द लिस्ट करनी है 1 और 2 के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखे हैं हमें? डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्रोग्राम्स दे रखे हैं और उनकी क्या दे रखी है हमें? यहाँ पे फंक्शनिंग दे रखी है। तो जिस तरह से कमेटीज बनती है वैसे प्रोग्राम्स बनते रहते हैं, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट फॉर्म करती रहती है डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स के लिए। अब जो पहला पूछा गया है रूरल इंडस्ट्रियल प्रोग्राम, ये किसके लिए बनाया जाता है? रूरल इंडस्ट्रियल प्रोग्राम, ये आपके पास देख लेते हैं। मीन फॉर वेरियस, देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोग्राम, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, वीमेन, शेड्यूल कास्ट, नो। एम एट इंश्योरिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। तो ये जो है आपके पास रूरल इंडस्ट्रियल प्रोग्राम, ये आपका थर्ड के साथ मैच होएगा, ठीक है। ए का ऑप्शन कहां जा रहा है? थर्ड। यहाँ नीचे हम साथ ही साथ दिख जाते हैं, ए का थर्ड, दिस वन यहाँ पे आ गया। देखिए ए में अगर आप श्योर हो कि ए का थर्ड ही है तो आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपली डी पे आप टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप श्योर नहीं हो तो एक दो और देख सकते हैं। महिला विकास निधि स्कीम क्या करती है? महिला विकास, तो यहाँ पे फोर्थ दे रखा है ना, हम फोर्थ पढ़ते हैं। प्रोवाइड असिस्टेंस टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ वीमेन, बिल्कुल जी यही है हमारे पास बी, तो ये टिक कर देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कौन से होते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप, जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोग, तो उनको बूस्ट अप करने के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है प्रोग्राम बनाती है। meant for various target groups like rural youth, ex-servicemen, women and scheduled caste, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में यही ही कुछ पढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हर एक प्रोग्राम के, तो कोई भी वो मोल्ड करके दे सकते हैं। तो उसका बेस्ट वे आउट ये होता है कि आप इसमें से जिस भी प्रोग्राम के रिगार्डिंग श्योर है उसका आप यहाँ पे फाइंड करिए और यहाँ नीचे मैचिंग देख लीजिए कि किसके साथ है। एक प्रोग्राम के साथ ही आपको बाकियों का आंसर जो है बहुत इजीली मिलने लग जाता है। दो आप चेक कर लीजिए तो आंसर जो है वो आने लग जाता है। माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स, इसमें क्या होगा? अब यही बच गया ना हमारा सेकंड, तो ये हो जाएगा aim at ensuring flow of credit to the disadvantaged section of the society, डन। तो यहां पे भी हमारा आंसर जो निकल कर आ रहा है वो है डी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एफडीआई पॉलिसी of the Government of India 2020, the FDI in bank is limited to FDI, foreign direct investment,
एफडीआई की फुल फॉर्म क्या रहती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी? तो ये हमारे पास आंसर 20% इन नेशनलाइज्ड बैंक एंड 74% इन प्राइवेट सेक्टर। ये फर्स्ट ही हमारे पास आंसर जो है वो निकल कर आ रहा है कि अब जो है 20% इन नेशनलाइज्ड बैंक कर दिया गया है एंड 74% कहाँ कर दिया गया है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। तो बाकी हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the profitability of public sector bank is low due to। देखिए आपके पास देखिए एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहते हैं। हम सुनते रहते हैं कि ऑलवेज पब्लिक सेक्टर बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमेशा ही कम होती है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो उसके क्या रीजंस है? इन लोगों ने 4 रीजन दे रखे हैं। ओवर क्वेश्चन अप्रोच टू lending, reserve bank policies, high overhead cost, social sector lending। देखिए जो आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मेन मोटिव ही वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी रहता है। तो उसमें रिजर्व बैंक पॉलिसीज जो है कभी भी अनफेवरेबल नहीं होंगी जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेंगी। तो इसको तो हम कर देते हैं क्रॉस। लेकिन हाँ आपको कुछ इस तरह की बातें दी जाती है कि आपको सोशल सेक्टर लेंडिंग करनी है, ओवरहेड कॉस्ट इनकी ज्यादा होती है, आप लैंडिंग करते हुए ये ज्यादा सोचते हैं। तो उस केस में जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वो 1, 3 और 4 रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं नीचे 1, 3, 4 कहां पर है? ये रहा सी में 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, अगेन हमें लिस्ट जो है मैच करनी है। यहाँ पे हमें 4 कमिटीज दे रखी हैं और उनकी फंक्शनिंग दे रखी है। डन। तो बैंकिंग के केस में कमिटीज बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे हमें नरसिम्हा कमेटी दे रखी है। आपको पता ही होगा कि नरसिम्हा कमेटी जो होती है वो 2 कमेटी 1 और कमेटी 2 जो है वो फॉर्म्ड हुई थी अभी तक। जो कमेटी 1 है वो आपकी 1991 में फॉर्म्ड हुई थी। डन। और जो 2 है वो 1998 में। ये वर्किंग आज प्रॉपर नहीं कर रहा पेन, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो 1991 में और 1998 में फॉर्म्ड हुई थी। डन। और इसके अंडर जो 1991 में फर्स्ट हुई थी उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और 1998 के टाइम पे हमारे पास पी चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर हमारे पास आ जाती है शेट्टी कमेटी। जो शेट्टी कमेटी है ये आपके पास फॉर्म्ड हुई थी 1993 में। देन आपके पास आती है घोष कमेटी जो थी वो 1995 में फॉर्म्ड हुई थी। फिर आपके पास आती है जानकी रमन कमेटी, ये भी आपके पास 1993 में फॉर्म्ड हुई थी। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको फॉर्मेशन ईयर्स इसलिए करवाए हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें नहीं पता कि एग्जाम में कैसा पूछा जाए। तो ये इसका हमें फॉर्मेशन ईयर्स जो है हमेशा पता होने चाहिए। चलिए अब इसके क्या दे रखे हैं, हमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कि कौन सी कमेटी किसके लिए बनाई गई थी। नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा जो कमेटी है यहाँ पे हमें 1 और 2 कुछ नहीं दे रखा है। तो इसका जो मेन यहाँ पे दे रखा है देख लेते हैं। लैंडिंग अंडर कंसोर्टियम अरेंजमेंट नहीं, फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस इन बैंक, सिक्योरिटी ऑपरेशंस ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये आपके पास ए में आ जाएगा। थर्ड जो है वो ए करेगा। यहाँ देखिए ए के अंडर थर्ड यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर शेट्टी कमेटी, शेट्टी कमेटी का क्या था जी? लैंडिंग, फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिस, ये तो हो ही गया। फिर रह गया फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो ये शेट्टी कमेटी का आंसर आने वाला है वो 4th आने वाला है।
तो यहाँ भी फोर्थ है, यहाँ भी फोर्थ है। चलिए अभी तक नहीं हमें क्लियर हुआ। फिर आ जाते हैं घोष पे। घोष कमेटी का क्या है जी? घोष कमेटी ने क्या किया था हमारे पास, लैंडिंग अंडर कंसोर्टियम अरेंजमेंट आता है, या फिर आपके पास आता है फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस इन बैंक्स। घोष जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी के लिए ही बनी है, 3 बारी ये बन चुकी है कमेटी। तो अभी जो लेटेस्ट बनी है ये फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस को कवर करने के लिए बनी है। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया, कौन सा आ गया, जानकी रमन कमेटी, लैंडिंग अंडर कंसोर्टियम। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो निकल के आने वाला है वो आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following financial institution is not within the supervisory purview of RBI? आरबीआई के प्रीव्यू के अंडर, सुपरविजन प्रीव्यू के अंडर कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है? अगेन ये नोट वाला है, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे नोट को अंडरलाइन कर लेंगे। फॉरेन कमर्शियल बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया क्रॉस, ये सीधा आरबीआई के अंडर है जी। रीजनल रूरल बैंक, ये भी आरबीआई के अंडर है। जितने भी बैंकिंग होती है वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ही होते हैं। म्यूचुअल फंड, नो, ये नहीं आंसर है इसका। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अगेन आरबीआई। तो उसने नोट वाला क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर यहाँ पे हमारे पास म्यूचुअल फंड आएगा, सी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि म्यूचुअल फंड को कौन गवर्न करता है? देखिए म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो सेबी के अंडर गवर्न किए जाते हैं। सेबी क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका जो फॉर्मेशन ईयर है दैट इज 1988। 1988 में ये फॉर्म्ड हुआ था। म्यूचुअल फंड को जो सेबी गवर्न करती है, तो सेबी का मैंने आपको ये बताया है जी फॉर्मेशन ईयर। डन। नेक्स्ट करते हैं हम। The repo and reverse repo rate are resorted to by the RBI as a tool of. Done. तो आपके पास जो रेपो रिवर्स रेपो रेट है, आप अगर फाइनेंस रिलेटेड न्यूज सुनते हैं तो आप सुनते ही रहते होंगे कि रेपो रेट इतना हो गया, रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, चेंज होते रहते हैं। तो ये क्यों, आरबीआई का कौन सा टूल है, इससे वो क्या काम करती है इसको चेंज करके? तो हमारा आरबीआई का मेन फंक्शन क्या होता है? फाइनेंस को कंट्रोल करना कंट्री में। ठीक है, तो क्रेडिट, यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है क्रेडिट कंट्रोल। तो ये जो दो टूल है ना, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, इससे वो क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। लैंडिंग रेट जो आपके बनते हैं ना, बैंक वाले आपको लैंडिंग रेट जो देते हैं, बोरिंग रेट होते हैं, वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट करते हैं? रेपो और रिवर्स रेपो रेट के साथ। तो आंसर रहेगा ए, क्रेडिट कंट्रोल। 9th क्वेश्चन है, which of the following institution is promoted by the IFCI? IFCI से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोट किया था IFCI ने? तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा IFCI के बारे में कर लेते हैं। पहले इसकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। IFCI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये फॉर्म्ड कब हुई थी? 1948 में। ये मैं आप सबको फॉर्मेशन के ईयर इसलिए बता रही हूँ कि हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन ये फॉर्मेशन पे आ ही जाता होता है। तो इसका जो मेन
कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो इसने प्रमोट करा था, उसका आंसर रहने वाला है, देखिए फर्स्ट दिया हुआ है केयर। देखिए ये इस क्वेश्चन में आंसर में आपको बहुत एक अच्छा पॉइंट दे रखा है, ये सबकी शॉर्ट फॉर्म है, केयर, आरजीवीएन, सीसीआईएल, सिडबी, और आपके पास फुल फॉर्म भी है। तो ये जब क्वेश्चन आप करेंगे तो काइंडली इनकी फुल फॉर्म्स आप याद कर लीजिए, क्योंकि कई बारी क्वेश्चन इस काइंड का भी आ जाता है। केयर, फुल फॉर्म ऑफ केयर इज क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। आरजीवीएन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डन। तो ये फुल फॉर्म आप प्लीज याद कर लीजिए। तो हमारा IFCI का प्रमोशन किसकी करी थी उसने, बी आंसर रहेगा, RGVN, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अगेन मैचिंग वाला एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी के फॉर्मेशन ईयर्स दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास RBI नेशनलाइजेशन। RBI कब नेशनलाइज्ड हुआ था? देखिए RBI जो था वो 1949 में नेशनलाइज्ड हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक की डेट है जी 1955। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है कि लेटर जो अभी आप SBI सुनते हैं ना, तो उसका पहले जो नाम था, जो स्टार्टिंग नाम था, वो इंपीरियल बैंक था, जो लेटर SBI बन गया था। देन फिर था नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक्स। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जब बीकॉम करी होगी तो ये देखा होगा कि ये वाला क्वेश्चन तो हमें आता ही आता था, है ना। तो आपके पास कब हुए थे 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड? 1969 में। सी। IDBI एस्टेब्लिश हुआ था, एक ही रह गया है आपके पास 1, D 1961। अब अगेन IDBI की फुल फॉर्म क्या होती है जी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम एक ही स्लाइड में आपको जितने मैक्सिमम MCQ बन सकते हैं मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनता है। ए जा रहा है हमारे पास 2 के साथ, A2 एक यहाँ है, एक यहाँ है। फिर B जो है वो हमारे पास जा रहा है 3 के साथ, तो यहाँ 2 है, ये खत्म और ये। तो जब भी आप ऐसे करते हैं तो साथ के साथ टिक लगा दीजिए करिए, क्योंकि वहां पे टाइम भी शॉर्टेज होती है, हमें वो भी देखना पड़ता है। तो ये आज हमारा टॉपिक था। होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस